हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे AFO मेंस एग्जामिनेशन का। AFO मेंस ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं AFO प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का, जिसमें आपके लिए डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आई हूँ इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेके। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं या फिर आपको लगता है कि मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा है या फिर चांसेस कम है क्लियर होने के, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप वो स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं इसको देखने के पहले। साथ ही साथ हमारा AFO प्री के साथ साथ मेंस का भी तैयारी होते रहना चाहिए, क्योंकि अलग से मेंस की तैयारी करने का टाइम बहुत कम मिलता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि AFO प्री के लिए आपको सिलेक्टिव स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उसको कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं और जो इजी सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करके हम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन वही जब हम बात करते हैं मेंस का, तो हम सिलेक्टिव की बात कभी नहीं करते, हमेशा थॉरोली की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं बट उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उनके जो मेंस में मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं। तो उनके लिए, या फिर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपके लिए, सभी के लिए ये ज़रूरी है कि मेंस में क्या और कैसे पढ़ें, किस तरीके से पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, क्या पहले इम्पॉर्टेंट था, क्या अभी इम्पॉर्टेंट है और क्या आगे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इन सभी में बात करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो पे बने रहें, और साथ ही साथ यदि आपने नहीं देखा है हमारा पहले का वीडियो तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। मैं हूँ सोनल रानी, AFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और मैं गाइड कर रही हूँ आपको ताकि आप भी एक AFO बन सकें मेरे गाइडेंस में। अब बात करते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं पहले और अभी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बात ये भी कर रही हूँ कि थॉरली स्टडी करने की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे नहीं जाने की ज़रूरत है, पर साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हमारा जो स्टैटिक पार्ट है वो तो आप कर लोगे, लेकिन डायनेमिक पार्ट है उसको कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और फिर बात करूंगी मैं कुछ बुक लिस्ट की कि कौन कौन से बुक्स हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका जो एफिशिएंसी हो वो भी अच्छा हो, टाइम कंज्यूमिंग कम हो, आप उसको बार बार रिवाइज कर सके और आपके मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सके। हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं इस बार कि आपका 45+ मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसीज बहुत कम है, आपको ये मालूम है। तो प्री और मेंस दोनों का कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। साथ ही साथ मेंस का सिर्फ क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए भी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और यदि आपने इसको फॉलो किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बार क्वालिफाई कर सकोगे। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं और किस तरीके से ये पैटर्न चेंज हो रहा है AFO का, उसके बारे में। तो 2017 तक एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस एंड हॉर्टिकल्चर ये सबसे मुख्य सब्जेक्ट था, जिससे मेजर क्वेश्चंस आते थे, मेजर पोर्शन आते थे, और इसके साथ ही साथ जो डेयरी साइंस थे उसके क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, 2017 तक ऐसा था। लेकिन अचानक से 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 6 to 7 क्वेश्चंस उन्होंने एक साथ में एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी से पूछ लिए। 6 to 7 क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे, मतलब कि 6-7 मार्क्स आपके बहुत बड़ा मार्क्स होता है, जो कि आपके सिलेक्शन एंड रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तो यदि किसी ने 17 तक सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट को फोकस करके गया होगा तो वो 18 में उसको प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी में के भी क्वेश्चंस काफ़ी आ गए थे। उसके बाद 18 के बाद में फिर एक्सटेंशन एजुकेशन, जनरल एग्रीकल्चर, ये सारे पूछे जाते हैं। हालांकि जनरल एग्रीकल्चर पहले भी पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाते थे। पहले एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, लेकिन 2018 के बाद ये बहुत कम हो गए, मतलब 1-2 दिख गए तो दिख गए, नहीं तो नहीं भी दिखते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इन सभी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल बैलेंस्ड तैयारी करके लेके जाना है, बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। अब सारा पढ़ के जाओ, सारा अच्छे से करके जाओ, और इसके लिए क्या बुक लिस्ट होना चाहिए उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। अभी उसके पहले बात करते हैं अलाइड एग्रीकल्चर की। साथ ही साथ बात करेंगे कि आप कहाँ से अलाइड एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो अलाइड में सबसे पहले आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, जिससे हर साल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और वो नेमरा सुंडा से कवर हो जा रहा है।
तो इस पे जो लाइक 8 to 10 पेजेस हैं उसको अच्छे से करके जाना है, एक एक पॉइंट याद करके जाना है, क्योंकि उसमें सिर्फ वही पॉइंट मेंशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें से एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। मतलब आपको जितने बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, 5 टाइम 6 टाइम, जितने टाइम रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है आप उसको करके जाओ। ठीक है। स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये आपको सारे स्कीम्स पता होने चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आप यूट्यूब पे जाओ, स्कीम से सेक्शन में, मतलब किसी भी वीडियो पे जाओ, उसमें आप लिखो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट स्कीम, उससे रिलेटेड जितने भी स्कीम्स होंगे वो सभी आ जाएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पीएम किसान हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इस तरीके के जितने भी हैं उसको आप डिटेल में स्टडी करके जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आता है एग्रीकल्चर करेंट अफेयर। उसमें आपको न्यू विशाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो पब्लिश होती है, हर टाइम मेंस के आसपास में आती है, तो पहले आप सारा ये सब तैयारी करके रखो। करंट अफेयर के लिए लास्ट में आप न्यू विशाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। मैंने भी इससे स्टडी किया था, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, और उसमें अच्छा कवर किया हुआ रहता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल डेटा होता है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का, और साथ में कौन सा स्टेट है जो किसमें टॉप किया है, लाइक राइस में यानी कि पैडी में कौन सा स्टेट टॉप किया है, वीट में, मस्टर्ड में, चिकपी में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है, अनियन में कौन सा, हॉर्टिकल्चर में कौन सा कर रहा है। तो इस तरीके का आपको मेजर जो सीरियल्स है, हॉर्टिकल्चर है, शुगर केन है, इस टाइप की चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ ही साथ एपीकल्चर और सेरीकल्चर एंड लैग कल्चर, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और ये बनाए जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं लेके आऊँगी। एटलीस्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा दूँ आपको अपने चैनल पे। तो ये दोनों ही आप मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं, एग्री फ्रेंड्स क्लब पे। उसमें मैंने बहुत अच्छे से जो बहुत प्रिसाइज कंसाइज नोट्स है उसको मैंने शेयर किया है, मैंने अच्छे से समझाया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये दोनों यहीं से कर सकते हैं। फिर फिशरीज़ है, वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपके या तो दोस्त हो या तो आपने खुद लिया हो, तो वहाँ से आप फिशरीज कर सकते हैं। और बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, जो फिशरीज़ के वो मतलब 10-20 पेजेस का नोट्स प्रोवाइड करते हैं या पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, उसको करके जाना इनफ होगा। लेकिन वही है कि आपको बैलेंस होना चाहिए स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक दोनों ही सेक्शंस में। ठीक है। तो ये दोनों ही करना है। इसके साथ साथ क्या करना है, एडिशनली हमें क्या करना है इसके बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 इयर्स का मस्ट है, वो करके जाना ही चाहिए। देखो इससे 2 फ़ायदे, एक तो आपको ये पता चलेगा कि कितने डेप्थ तक मेरे को स्टडी करना है, दूसरा ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस उसको भी आप बनाने में कैपेबल हो सकते हो। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि सिर्फ उसी क्वेश्चंस को नहीं पढ़े, उसके आसपास का जो एरिया है उसको बुक से पढ़ो, रिवाइज करो और आगे बढ़ो। ठीक है। साथ साथ मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट तो नहीं छोड़ना है, वो देना ही है। मॉक टेस्ट देने से एक तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा टाइम मैनेजमेंट होगा, तीसरा एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट का आपको पहले से पता चलेगा कि किस टाइप के सिली मिस्टेक्स आपसे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे भी आपको आते हुए भी गलतियाँ हो रही हैं, और साथ में आपको ये पता चलेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है जहाँ पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। एट लास्ट नोट ये है कि पेपर है जो हर साल चेंज हो रहा है, तो ये नहीं रिलाई नहीं करना है कि ये मेजर सब्जेक्ट है या फिर ये मेजर एरिया है, इसको हमको करके जाना है। अभी तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको सारा कुछ करके जाना है एक साथ में। अब बात करते हैं हम लोग बुक लिस्ट की कि कौन कौन से बुक्स हमको पढ़ के जाने हैं। ठीक है। अब हम लोग बुक में क्या देख रहे हैं कि मैंने कुछ बुक्स का यहाँ पे नाम है, जिसमें से एक बुक है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। ये बुक आप इसको हटा दीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये है एसआर कांतवा की बुक है। ये ऑब्जेक्टिव बुक है, आप इससे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा बुक है। तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है। फिर एक है जनरल एग्रीकल्चर बुक, इसका मुनिराज सिंह राठौड़ का, तो ये भी एक अच्छी बुक है जो अल्टरनेटिव के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों ही अरुण कात्यायन की बुक है, सिर्फ 1 ही नहीं 2 भी। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों अरुण कात्यायन की बुक है। ये अच्छी बुक है, ये मैंने यूज़ किया था ये सोर्स, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो इसकी जगह दूसरी बुक भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इससे करो, अच्छी बुक है। साथ में विज़न एग्रीकल्चर बुक है, इसको मैं सजेस्ट तो उतना नहीं करूँगी। कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो नेमराज सुंडा की है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो एक बुक मतलब इसको करना ही है। एक अरुण कात्यायन मेरा सोर्स था, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 प्लस नेमराज सुंडा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ जो डायनेमिक एग्रीकल्चर है वो सारा मैंने किया था। आपके पास एक और ऑप्शन है एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, जो आर के शर्मा की बुक है, ये भी अच्छी बुक है। तो आप अरुण कात्यायन या फिर आर के शर्मा या फिर मुनिराज सिंह का जो है वो उसमें से इन तीनों में से कोई भी एक अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, और ये कंपलसरी बेसिस पे आपको करना है नेमराज सुंडा की बुक। ठीक है, इतना कर लेने से आई थिंक आपका स्कोर 45 प्लस हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपको किसी भी तरीके से डाउट है या फिर मेरा कहीं भी असिस्टेंस चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वरना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जनरली ट्राई करती हूँ कि आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।